नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के लिए आज हमने भूगोल विषय के एक प्रश्न को लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं? हीट बजट के बारे में ये प्रश्न है। इसमें शब्द सीमा और मार्क्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये प्रश्न 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है और 15 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न में कंटेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहले तो मैं सरल शब्दों में समझा दूं कि हीट बजट होता क्या है। हीट बजट का मतलब है, या ऊष्मा बजट का मतलब है, कि पृथ्वी सूर्य से जितनी ऊष्मा प्राप्त करती है उतनी ही ऊष्मा पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। सामान्य शब्दों में ये अर्थ हुआ हीट बजट का। अर्थात जितनी ऊष्मा सूर्य से लघु तरंगी विकिरण के रूप में प्राप्त होती है उतनी ही ऊष्मा पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगी विकिरण के रूप में परावर्तित कर दी जाती है। इससे पृथ्वी का जो तापमान है, औसत तापमान, वह स्थिर बना रहता है। ये है ऊष्मा बजट की अवधारणा। इसमें देखेंगे, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। अगर आप लोगों को हीट बजट में डायग्राम अगर बनाना हो तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे या किसी अदर स्टैंडर्ड बुक से लेंगे कोई डायग्राम, तो फिर वो डायग्राम्स थोड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। इस डायग्राम से बात बन जाएगी। इसमें लिखा हुआ है लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण। ये इंसुलेशन की बात कर रहा है जो पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। इसमें आप लोग देखेंगे कि कुल सौर विकिरण को 100% मान लें, या 100% से भी ज़्यादा आसान होगा समझना, 100 यूनिट मान लें, तो इस 100 यूनिट में से 27 यूनिट बादलों द्वारा, और पृथ्वी के जो धरातल है उसके द्वारा 2 यूनिट, और अंतरिक्ष में 6 यूनिट प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे 27 और 2 29 और 6 35 यूनिट पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती हैं। और पृथ्वी पर जो अवशोषित होती है ऊष्मा 17, 34 और 14, इन सबको अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएंगी 65 यूनिट्स। जो सोलर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उस सोलर रेडिएशन में 100 में से 65 यूनिट अर्थ रिसीव करती है, अवशोषित करती है, और यही 65 यूनिट्स जो होती हैं पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण, क्योंकि पृथ्वी जो रेडिएट करती है, पृथ्वी जो हीट को परावर्तित करती है, वह दीर्घ तरंगी विकिरण होता है। तो इसमें अगर हम लोग ज़्यादा इधर ना जाएं तब भी यहाँ से समझ सकते हैं, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर विकिरण 17, और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरण 48। 48 और 17 को जोड़ेंगे ये 65 आ जाएगा, और यही 65 यूनिट थी जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की गई थी, और यही 65 यूनिट पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। इससे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह स्थिर बना रहता है। ये अवधारणा है हीट बजट की। इस बच्चे ने क्या लिखा है, अब इसको देख लेते हैं। ये जो हमारी संस्कृत की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है उससे ये कॉपी ली गई है। भूमंडलीय विकिरण स्थिरता या संतुलन के संदर्भ में पृथ्वी की कल्पना एक खुले तंत्र के रूप में की जा सकती है। ओपन सिस्टम, इसका मतलब है कि रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन है वह आ भी सकता है, और जो पार्थिव जो विकिरण है या पृथ्वी से होने वाला जो विकिरण है वह जा भी सकता है। ये बात सही है। पृथ्वी एक निश्चित मात्रा में सूर्य तप लघु तरंगे प्राप्त करती है, और स्थलीय विकिरण दीर्घ तरंगों के माध्यम से अंतरिक्ष में पुनः ऊष्मा छोड़ देती है। ऊष्मा के इस प्रवाह के माध्यम से पृथ्वी अपने तापमान को संतुलित रखती है। इसी प्रक्रिया को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। बिल्कुल सही। भूमिका में जो 250 शब्दों का प्रश्न होता है उसकी भूमिका के लिए बिल्कुल सटीक भूमिका लिखी गई है, और स्पेलिंग एरर्स भी नहीं है, सेंटेंस भी सारे समझ में आ रहे हैं। तो मैं 2 नंबर भूमिका के लिए पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये 250 शब्दों का प्रश्न है, और जो अधिकतम इसमें 15 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या किया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसने जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन कभी जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप लोगों को एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना हो और स्पेस थोड़ा कम बच रहा हो, तब जैसे यहीं पर देख लेते हैं कि पेज में काफ़ी कम जगह बची हुई थी,
तो इसने जो डायग्राम बनाया है वह काफ़ी हौच पौच हो गया है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ही बनाना चाहिए। तो डायग्राम सही है, मैंने सारी एंट्रीज इसकी देख ली थी। आगे देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त 100 इकाई सूर्य तप में से 35 इकाइयां धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इसे यहीं पर स्पेसिफाई कर देना चाहिए था, क्योंकि ये 250 शब्दों का प्रश्न है, तो इसलिए यहीं पर ये 10 शब्दों में स्पेसिफाई कर सकता था कि 27 यूनिट बादलों द्वारा, 2 यूनिट पृथ्वी के धरातल द्वारा, 6 यूनिट्स अंतरिक्ष में प्रकीर्णित हो जाती हैं। ये बात इसे स्पेसिफाई करनी चाहिए। शेष 65 इकाइयों में से 51 इकाइयाँ पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 51 इकाइयाँ पृथ्वी द्वारा, और यहीं पर इसे लिखना चाहिए था कि 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा। तो 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा और 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 65 इकाइयाँ, जिसे पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा देती है। वायुमंडल कुल 38 इकाइयों का अवशोषण करता है। जो यहाँ लिखा है 48 इकाइयों का अवशोषण करता है। इसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन से 14 इकाइयाँ, और जो पृथ्वी की ओर से जो पार्थिव विकिरण होता है उससे 34 इकाइयाँ, और ये 34 इकाइयाँ वही हैं जो ऑलरेडी 51 इकाइयाँ जो लिखी हैं इसमें शामिल हैं। तो इसको यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए था, ब्रैकेट में लिख देता कि 14 इकाइयाँ सूर्य तप से और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण से वायुमंडल अवशोषित करता है, और इन 48 इकाइयों को वायुमंडल द्वारा ही अंतरिक्ष में पुनः परावर्तित कर दिया जाता है। ये बात यहाँ पर इसे स्पेसिफाई करनी चाहिए थी। 48 इकाइयों का अवशोषण करता है जिसे विकिरण द्वारा पुनः अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। ये बात भी सही है। इस प्रकार पृथ्वी जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है उतनी ही मात्रा पुनः वापस लौटा देती है। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। बिल्कुल सही। अभी तक स्पेलिंग की एरर मुझे नहीं दिखी है। अगली लाइन लिखी है, सामान्यतः 40 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश का क्षेत्र तापाधिक्य का क्षेत्र है। ये बात सही है। ध्रुवीय क्षेत्र ताप न्यूनता का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा का ह्रास होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रभावी कारण होता है ताप की कमी का, वह प्रभावी कारण है कि वहाँ सूर्य तप की ही कम प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो बात लिखी है, इसे इस बात को लिखने से पहले लिखना चाहिए था कि यहाँ पर सूर्य तप की प्राप्ति जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं उनसे कम सूर्य तप की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर जो परावर्तन होता है वह सूर्य तप की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है, तब बात ज़्यादा स्पष्ट होती। लेकिन उससे पहले ही ये जो 2 लाइनें जो लिखी गई हैं कि सामान्यतया 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के पास ताप आधिक्य होता है, या नीचे लिखा है कि ध्रुवीय क्षेत्र ताप न्यूनता का क्षेत्र होता है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। इन पे शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अक्षांशीय ताप संतुलन के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है हीट बजट के बारे में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और परावर्तित या रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के बारे में ही लिखना था। जो बात यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई थी। ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। अगला देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा है। वर्तमान में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि से ऊष्मा बजट असंतुलित हो गया है। ये बात भी सही है, जिससे वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे वैश्विक तापन लिखना चाहिए था। ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापन लिखा जाता है। यहाँ पर लिख रहा है वैश्विक तापमान की समस्या, या इसे लिखना चाहिए था वैश्विक तापमान में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष भी सदा हुआ है, कम शब्दों में ऑप्टिमिस्टिक निष्कर्ष भी है। निष्कर्ष के लिए भी मैं 1.5 नंबर दे दे रहा हूँ। मेन बॉडी में डायग्राम भी बनाया है, हालांकि इसे डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाना चाहिए था, जिससे कि एंट्रीज, क्योंकि मेरे पास एक कॉपी पहले से ही थी तो मैंने ये एंट्रीज जो लिखी हुई हैं ये सारी देख ली थी पहले, इन पर नज़र डाल ली थी, ये सही है। लेकिन एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको इसको थोड़ा क्लियर बनाना पड़ेगा। हालांकि डायग्राम सही है और जो बातें लिखी हैं वे भी सही हैं। कुछ जगह थोड़ी सी समस्या रही है कि इस बच्चे ने कुछ फैक्ट्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन प्रयास अच्छा है। मैं 3 नंबर इसके मुख्य भाग के लिए भी दूंगा। तो इसे मिलते हैं 4.5 और 2।
15 में से 6.5 अंक। और अभी तक के सीरीज़ में इस बच्चे का उत्तर मुझे सबसे सधा हुआ, सबसे सटीक लगा और इसे मैंने 15 में से 6.5 6.5 अंक दिए हैं। इसी तरीके का प्रयास होना चाहिए किसी भी परीक्षा में उत्तर लिखने का। इसके बाद हम लोग अब अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।